हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। वेलकम टू कक्षा दी क्लास। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे बड़े भाई साहब के आगे की कहानी पार्ट 2। अब तक की कहानी में हमने देखा था कि दो भाई हैं। बड़ा भाई लेखक से 5 साल बड़ा है, लेकिन 3 दर्जा आगे, यानी 3 क्लास आगे। ऐसी कौन सी बात हुई कि उसे 3 क्लास आगे रहना पड़ा? क्योंकि वो 2 बार फेल हो गया। हालांकि वो दिन भर पढ़ता रहता है लेकिन पास नहीं हो पाता, जबकि छोटा भाई बहुत ही कम पढ़ता है लेकिन फिर भी दिन भर खेल कूदने के बावजूद वो पास हो जाता है। बड़ा भाई उसे हमेशा समझाता है और छोटा भाई अर्थात लेखक अपने बड़े भाई का हमेशा सम्मान करते थे, इसीलिए उसकी हर डांट को वो सुनते थे, कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे। कहानी में अब तक हमने देखा कि बड़ा भाई एक बार फेल हुआ। अब आगे देखते हैं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, एनुअल एग्जाम हुआ और संयोग से कोइंसिडेंट मैं फिर पास हुआ और बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, फर्स्ट आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, हैरानी हुई। भाई साहब ने प्राणांत तक, यानी प्राणों के अंत हो जाएंगे, इतना परिश्रम किया, मेहनत किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, यानी उनके चेहरे से जो ग्लैमर था वो पूरा चला गया। चेहरा एकदम सूख सा गया। इतनी मेहनत करने के बावजूद बेचारे भाई साहब फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात, किस्मत की बात कौन टाले। अर्थात छोटा भाई पास हुआ, फर्स्ट आया, लेकिन जैसे ही उसने अपने बड़े भाई को रोते हुए देखा तो उसकी खुशी भी एकदम से चली गई, क्योंकि था तो उसका अपना ही भाई। मेरे और भाई साहब के बीच में केवल एक दर्जे का अंतर रह गया, यानी डिफरेंस बिटवीन देयर क्लासेस ओनली 1 ईयर। मेरे मन में एक कुटिल, बहुत ही बुरी भावना उदय हुई, जागी, कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, यानी उन्हीं के कक्षा में चला जाऊंगा। फिर किस आधार पर, किस बेसिस पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, मुझे डांट कर समझा सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। बलपूर्वक निकाल डालना, जबरदस्ती अपने मन की भावनाओं को दूर करना। आखिर वह मुझे मेरे हित के लिए, भले के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय, बुरा लगता है, अवश्य, जरूर, मगर यह शायद उनके उपदेशों का असर है कि मैं दनादन पास होता हूं और इतने अच्छे नंबर से। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, प्रश्न भी बनता है कि क्या बड़े भाई की डांट फटकार नहीं होती तो छोटा भाई पास होता? पास नहीं होता, क्योंकि जो थोड़ा बहुत वो पढ़ता था वो सिर्फ अपने बड़े भाई के डर से, उसके डांट के डर से, और यही था उसके उपदेशों का असर कि वो दनादन पास हो जाता था। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। नरम पड़ जाना, अपने आप को संभाल लेना। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, धीरज, पेशेंस से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। छोटे भाई को ऐसा लगने लगा जैसे बड़ा भाई अब उसे डांट नहीं लगा सकता। मेरी स्वच्छंदता, आजादी भी बढ़ी। मैं उस उनकी सहिष्णुता का, सहने की शक्ति, उनके पेशेंस का अनुचित, गलत लाभ, फायदा उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौए, पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था।
फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजरें बचाकर, नजर बचाना मुहावरा है, छुप छुप कर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, जो डोर हम बांधते हैं पतंग में, कन्ने बांधना, पतंग को जिससे बांधा जाता है, डोर जिस धागे पर बांधा जाता है, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि सब समस्या गुप्त रूप से छुप छुप कर सीक्रेटली हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। अर्थात छोटा भाई हमेशा अपने बड़े भाई की इज्जत करता था, उन्हें सम्मान देता था, भले ही उसे पता है कि वो पास हो गया है, फर्स्ट आया है और भाई साहब और उसके बीच 1 साल का अंतर रह गया है, लेकिन इसके बावजूद बड़े भाई के प्रति उसके मन में जो भावना थी, जो सद्भावना थी, वो कभी नहीं गई। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर एक कनकौआ लूटने बेतहाशा, बहुत पागलों जैसा, आंखें आसमान पर थी, दौड़ रहा था, आंखें आसमान पर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। पूरी कहानी का छोटा सा सार यहीं मिल जाता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक शाम को जब छोटा भाई एक कटी पतंग को लूटने पागलों के जैसा दौड़ा जा रहा था, तब उसकी आंखें आसमान पर थी क्योंकि धरती पर तो भाग रहा था और आंखें ऊपर थी क्योंकि ऊपर की तरफ से एक कटी पतंग उड़कर नीचे की तरफ गिर रही थी और उसका मन उस आकाशगामी, आकाश में गमन करने वाली पथिक, ट्रैवलर, यात्री की ओर थी। अर्थात वो पतंग एक पथिक की तरह है, एक यात्री की तरह है जो आकाश में गमन कर रहा है और जो मंद गति से धीरे धीरे झूमता हुआ, अर्थात हवा में लहराता हुआ पतन की ओर, फॉल की ओर, नीचे की ओर चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकल गई हो और विरक्त मन से, कुछ अनपने अजीब से मन से नए संस्कार, नए कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ग्रहण करने, एक्सेप्ट करने जा रही हो। यहाँ पतंग कौन है? पतंग है छोटा भाई। और उसे अब तक कौन उड़ा रहा था? उसकी डोर किसके हाथ में थी? उसकी डोर उसके बड़े भाई के हाथ में थी और वो उसे सही दिशा में उड़ा रहा था। लेकिन अब वो डोर जो है कट चुकी है और छोटा भाई एक कटी पतंग की तरह मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर, यानी गिरता चला आ रहा था, जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकल गई हो और वो उदास मन से नरक की तरफ फिसलने लगी हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने, किसका स्वागत करने? पतंग का स्वागत करने, अर्थात पतंग को पकड़ने के लिए, लूटने के लिए, ग्रैब करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, प्लेन है, लेवल एक ही जैसा है। ना मोटर कारें हैं, ना गाड़ियां हैं, ना ट्राम जो कलकत्ते में चलती है, सड़कों पर ट्रेन की तरह होती है, उनमें 3 ही बोगी होती हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी पर दौड़ती हैं, और ना ही कोई गाड़ी। यानी सब के सब आकाश में देखकर भाग रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सामने कोई गड्ढा है, गाड़ी है, सड़क है, बस लूटने के लिए भागे ही जा रहे हैं। तभी सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ होना, एक्सीडेंट हो जाना। भागते हुए वह छोटा भाई सीधा अपने बड़े भाई से जा टकराया, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से, बड़े गुस्से से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौए लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? बाजारी लौंडे यानी बाजारी लड़के जो अच्छे घरों से नहीं है, ढेले के यानी थोड़े से
पैसों के, बहुत ही सस्ते पतंग के लिए तुम्हें दौड़ते शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो, नीचे क्लास में नहीं हो, बल्कि 8वीं क्लास में आ गए हो और मुझसे केवल 2 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना ही चाहिए। ये उस जमाने की कहानी है जब इंसान के लिए पोजीशन बहुत बड़ी चीज होती थी। अच्छे घर के लड़के नीचे घर के लड़कों से, या फिर जो क्लास 4 हम आज जिन्हें कहते हैं, उनके लड़कों से दोस्ती नहीं गांठते थे, दोस्ती नहीं बनाते थे, क्योंकि वो नीची जाति के माने जाते थे। पर आज ऐसा नहीं है, लेकिन उस जमाने में ऐसा ही था। और इसीलिए बड़े भाई को बहुत बुरा लगा, क्योंकि दोनों भाई बहुत अच्छे घर से थे, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, और यही बच्चा, उसका छोटा भाई, आज ऐसे ही गली मोहल्ले के लड़कों के साथ एक पतंग को लूटने के लिए भाग रहा है। उन्हें बहुत बुरा लगा और अपने भाई को वो आगे डांटने लगे। एक जमाना था लोग 8वां दर्जा पास कर कर नायब तहसीलदार हो जाते। इट्स अ गवर्नमेंट पोस्ट, ये हमारे सरकार की एक बहुत बड़ी पोस्ट है। और उस जमाने में 7वीं कक्षा में, 7th क्लास में बोर्ड हो जाता था, तो शायद उन्हें कई सारे एग्जाम लिखने का अधिकार होता था। मैं कितने ही ऐसे मिडिल चियों यानी ब्रोकर्स जो बीच का काम करते हैं, बिजनेस इधर से उधर कराते हैं, मिडिल ची कहे जाते हैं, को जानता हूं, जो आज अव्वल दर्जे के यानी फर्स्ट क्लास के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है, यानी गवर्नमेंट में बहुत ऊंचे पोस्ट पर हैं, चाहे वो लॉ हो या फिर कोई दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर हैं, देश के नेता और समाचार पत्रों के संपादक, एडिटर ऑफ बिग बिग न्यूज़पेपर, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, उनके अंडर काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ, यानी बाजार के जो छोटे लड़के होते हैं गली मोहल्ले के, उनके साथ पतंग उड़ाते हो और उनके लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर, यानी बड़े तो हो गए, बड़ी क्लास में आ गए, लेकिन अक्ल अभी भी तुम्हें नहीं आई, तो तुम्हारी कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इंटेलिजेंट हो, मेधावी हो, इसमें शक नहीं, मेधावी, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़ेहन, वह बुद्धि किस काम की जो हमारे आत्म गौरव को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्मसम्मान की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं, अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे आज तुम मेरी जमात में, क्लास में आ जाओ और परीक्षकों का, एग्जामिनर्स का यही हाल है, तो निस्संदेह, विदाउट एनी डाउट, अगले साल, नेक्स्ट ईयर, तुम मेरे समकक्ष, मेरे साथ, मेरे क्लास में हो जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, डिफरेंस है, उसे तुम तो क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तजुर्बा, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, क्योंकि वो 5 साल बड़ा है, और यही अनुभव, चाहे वो बार बार फेल हो जाए, उसे बड़ा बनाती है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ। MA मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, DPhil डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, DLit डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो लेखक यहाँ समझाना चाहता है कि किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता। दुनिया को देखकर, जानकर, समझकर जो ज्ञान हम हासिल करते हैं, वही असली ज्ञान है।
हमारी अम्मा यानी माता जी ने कोई दर्जा पास नहीं किया, मतलब वो कभी स्कूल गई ही नहीं। दादा भी शायद 5वीं 6ठी यानी 5th 6th क्लास के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को, माता और पिताजी को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और हमेशा रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, वहाँ का पॉलिटिक्स कैसे चलता है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह, कितनी शादी किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, तारे हैं, यह चाहे उन्हें मालूम हो न हो, लेकिन ऐसी हजारों बातें हैं जिसका ज्ञान उन्हें हमें और तुमसे ज्यादा है। कौन सी बातें? जीवन को समझने का जो ज्ञान है, जीवन को समझने की जो बात है, वो माता और पिताजी को जितना ज्यादा पता है, इन दोनों भाइयों को कभी नहीं हो सकता। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूल जाना, डर जाना मुहावरा है। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। तार टेलीग्राम को कहा जाता है। एक तरीका था बहुत ही जल्द अपने मैसेजेस को, अपने जो भी आपके मैसेज हैं उन्हें इमीडिएटली कहीं और तक पहुंचाने का, जिसे अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। तो पिता, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम डर जाओगे और दादा अर्थात पिताजी को तुम्हें तार ही देना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, घबराए नहीं, बदहवास ना हो। बदहवास होना, पागल जैसा हो जाना, अपने होशो आवाज खो देना। पहले खुद मरज, बीमारी पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। क्योंकि भाई साहब उदाहरण दे रहे हैं बीमारी का, इसीलिए उन्होंने कहा डॉक्टर तक जाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलता है। जो कुछ पिताजी भेजते हैं हम उन्हें 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। 20-22 महीने की 20-22 तारीख, अभी भी कुछ दिन और महीने के बाकी हैं, लेकिन पैसे तो खर्च हो गए और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। मुहताज होना, किसी की मुंह की तरफ देखकर उससे उधार लेना। नाश्ता बंद, सुबह का ब्रेकफास्ट बंद हो जाता, धोबी और नाई से, वॉशरमैन और जो बाबर थे उनसे मुंह चुराना पड़ता। मुंह चुराना, छुपना मुहावरा है लगते। लेकिन जितना आज हम तुम खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का, परिवार का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं? हाँ, यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपया बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में। पाते हैं, उनकी सैलरी है, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? कौन उनका घर चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, घर अपने ही पैसे से अपनी मर्जी से चलाते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था। कर्जदार रहते थे, यानी जिनसे पैसे उधार लिए वो आकर पैसे मांगते थे। लेकिन जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, यानी घर चलाने का कंट्रोल, प्रबंध यानी प्रबंध करना, कंट्रोल करना, तो जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी आना, पैसों की बचत होना। तो भाईजान, यह गुरूर, घमंड अपने दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप, मेरे क्लोज आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, आजाद हो। मेरे देखते तुम बेराह गलत रास्ते पे चलने नहीं पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं, लेखक अपना थप्पड़ छोटे भाई को दिखाता है और आगे कहता है, इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। बातें जहर लगना, बहुत बुरा लगना। लेकिन तब तक छोटे भाई को कुछ तो समझ में आया। छोटा भाई कहता है, मैं उनकी इस नई युक्ति से, जो नया समझाने का फॉर्मूला था, तरीका था, उससे नतमस्तक,
मस्तक सर नत झुकना, उसने अपने माथे को झुका लिया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लघुता बहुत ही छोटा। छोटे भाई को समझ में आया कि सिर्फ वो 5 साल छोटा नहीं, बहुत ही छोटा है। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब तक बड़े भाई से डरता था, लेकिन अब वही श्रद्धा डिवोशन के मन रूप में बड़े भाई के लिए जागी। मैंने सजल आंखों से आंखों में आंसू लिए रोने लगा। कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसे कहने का अधिकार है। भाई छोटा जो है वो पूरा समझ गया कि बड़े भाई जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और उन्हें ये करने का हक है, अधिकार है, राइट है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं, गलत रास्ते चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य, वेरी इंपॉर्टेंट, भी तो मेरे सिर है, मेरे सिर है, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है। संयोग से, कोइंसिडेंट, उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर यानी टूटी हुई डोर लटक रही थी। ओके, तभी लड़कों का एक गोला पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। ठीक थोड़ी देर के पहले वाला सीन जहां पतंग नीचे गिर रही है और लड़कों का एक झुंड उस पतंग को लूटने भाग रहा है, यहाँ भी लड़कों का एक गोल सा झुंड जो है वो दौड़कर उस पतंग को लूटने भाग रहा है। मगर भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। अब वही बड़ा भाई जो थोड़ी देर पहले छोटे भाई को समझा रहा था कि इन बाजारी लड़कों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती, फिर वो क्यों खुद उस पतंग की डोर को पकड़कर हॉस्टल की तरफ भागा। यही इस चैप्टर का, इस पार्ट का बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि बड़े भाई के ऊपर छोटे भाई की जिम्मेदारी थी और इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कभी कभी बहुत सारी कुर्बानियां देनी होती है, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। और बड़े भाई ने भी अपनी जो भी इच्छाएं थी, जो भी खुशी थी, ओके, जिसके लिए उसका भी मन ललचाता था, उसका भी मन करता था कि वो पतंग उड़ाए, खेले कूदे, पर वो नहीं कर पाता था क्योंकि वो अपने छोटे भाई की रक्षा करता था और उसके लिए उसे अपने कर्तव्य को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सैक्रिफाइस करना पड़ता था। यही कहानी का उद्देश्य है कि अपनी जिम्मेदारियों के लिए बड़े भाई को अपना बचपन सैक्रिफाइस करना पड़ा ताकि वे अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर चला सके। यदि कहानी समझ में आई हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।